हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर हम आपके बीच में आ गए हैं मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चा, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं और अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद जो प्रश्नावली एनसीईआरटी के 3.1 है वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज की क्लास उसके आगे से शुरुआत होगी। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट बस इतनी है बच्चा कि आप लोग जो भी बच्चे हैं वो पिछली क्लासेस को देख कर आएंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे डायरेक्ट भी आएंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी नहीं, बट एक बार आप लोग पिछले क्लासेस को देख के आएंगे तब तो 0.001% चांस है कि आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत आएगी। आइए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर, मतलब ये सारे अनुपातों की आपस में तुलना करो और तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण को युग्म संगत है कि असंगत है। अरे छोटा सा क्वेश्चन है यार, क्या पूछा, संगत और असंगत। आपको हमने बताया है पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था इसी के बारे में तो हम बात कर रहे थे कि ये जो समीकरण है कि ये किस रेखा को निरूपित करते हैं। तो याद करो, थोड़ा सा याद करो, मैं याद दिलाता हूं तुम लोगों को। देखो ध्यान से बच्चा, देखो इधर ध्यान से। तीन रेखाएं होती हैं, एक हमारी होती है प्रतिच्छेदी, एक हमारा होता है प्रतिच्छेदी, एक हमारा होता है समांतर, एक हमारा होता है समांतर, एक हमारा होता है संपाती। ये तीन रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। आपको पता है बच्चा कि प्रतिच्छेदी का पहचान होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये पहचान इसकी नहीं होती है, तब क्या होती है, यहां पे डज नॉट इक्वल रहता है। दूसरे के क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। अगर ऐसा केस है तो वो समांतर होगा। संपाती में क्या होगा, A1/A2 और इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। देखो 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 इधर आओ। अगर प्रतिच्छेदी है तो ऐसा केस होगा, समांतर है तो ऐसा केस होगा और संपाती है तो ऐसा। और आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी जो समीकरण है अगर उसका कोई हल है तो संगत होगा और हल नहीं है तो असंगत होगा। तो याद करो, जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वह ऐसे बनती है और यह दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करती हैं। तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। अगर इसका हल है, किसी का हल होता है बच्चा, वो संगत होता है। अगर किसी का हल होता है तो वो कैसा होता है, संगत होता है, और हल नहीं होता है तो असंगत होगा। बस यही पहचान है। तो ये ऐसे बनता है तो इसका मतलब ये संगत है। समांतर देखो, ये समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं काटती ही नहीं है। अरे जब काटेगी नहीं तो उसके सलूशन मिलेंगे कैसे। इसका मतलब अगर सलूशन नहीं मिलेंगे, हल उसके नहीं मिलेंगे तो वही रेखा क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। संपाती एक के ऊपर दूसरी वाली लाइन होती है, मतलब एक रेखा ऐसी है, इसके ऊपर दूसरी रेखा ऐसी, तो इसके अनेक हल मिल जाएंगे। प्रतिच्छेदी के एक हल मिलते हैं, अगर एक हल है तो संगत है। समांतर के कोई हल नहीं है तो यह असंगत है। और संपाती रेखा, इसके एक से ज्यादा हल होते हैं, मतलब अनेक हल होते हैं, तो यह भी कैसी हो जाएगी बच्चा, यह भी हो जाएगी आपकी संगत। नहीं समझ में आया। इन्हीं तीनों के पॉइंट के बारे में इससे हमसे क्वेश्चन ने पूछा है समीकरण देकर कि बताइए संगत है कि असंगत है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। पिछली क्लासेस में मैंने इसका पीडीएफ भी दिया है, समझाया भी है, बट अगर आपका मन कर रहा है तो ले लीजिए। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर ऐसा दिया है तो बच्चा आपको A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 निकालना ही पड़ेगा। उसके बिना निकाले आपको नहीं पता चल जा पाएगा कि यह किस रेखा को निरूपित करता है। तो सबसे पहले आप इसका A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालिए। तो यहां पे लिखेंगे, करने का तरीका पूरा वही रहेगा जैसे पिछले क्वेश्चन का था। लिखेंगे समीकरण 1 से, या इसको ना लिखे, ये तो ऑलरेडी आप सब देखो, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब बच्चा हमने बोला था कि अगर आपको A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालना है तो बराबर के उधर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 होना चाहिए। तो 5 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 5, इधर आकर बच्चा -5, और ये हो जाएगा 0 की इक्वल। अब इसकी तुलना कर दीजिए, तो यहां लिखेंगे समीकरण की तुलना
समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर, 0 से करने पर। अब यहां से बच्चा बताओ जरा a1 की वैल्यू कितनी होगी। रुको, सुनो, समझो, फिर आगे चलो। a1 मतलब x का गुणांक, a1 की वैल्यू निकालना है तो बस ये देखो कि x के साथ क्या लगा है। तो बताओ यहां पे x के साथ क्या लगा है। आप कहेंगे सर 3 लिखा है, इसका मतलब a1 का मान हो गया 3। b1 का मान निकालना है, समझिए जरा। b1 की वैल्यू निकालने के लिए y के साथ, y के गुणांक देखना है, y के साथ क्या लगा है। तो यहां पर y के साथ क्या लगा है बच्चा 2, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 2। c1 की वैल्यू भाई a1 निकल गया, a2 निकल गया, इसके बाद ये जो बचा हुआ है ना ये c1 हो जाएगा। तो ये देखो -5 है तो ये हो जाएगा -5। समीकरण 1 से बच्चा आपने a1 a1 b1 c1 निकाल लिया। अब समीकरण 2 की बारी है। समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले 7 उधर है, इसको इस तरफ लाइए, मानक रूप में परिवर्तित करिए। 2x माइनस 3y और प्लस 7 इधर आकर बच्चा -7 इक्वल 0। अब क्या करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसकी तुलना कर दीजिए। किससे तुलना करेंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे, करिए। समीकरण की तुलना a2x, देखो समीकरण 1 रहता है तो सब जगह 1 1 1 रहता है, और समीकरण 2 रहता है तो सब जगह 2 2 रहेगा। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर। तो जब बच्चा यहां से करेंगे तो बताइए जरा ध्यान से, a2 की वैल्यू निकालिए। अच्छा सर आपने ये बताया था कि जो a रहता है उसमें x का गुणांक देखते हैं। हाँ भाई, जो a निकालना है तो x का गुणांक देखो। तो यहां पर x का गुणांक 2 है तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 2। अच्छा b2 की वैल्यू, सर आपने ये बताया था कि जो b2 होता है वह y का गुणांक होता है। सर यहां पर y का गुणांक तो -3 है, बिल्कुल -3 है, रख दीजिए। अब आप कहेंगे सर c2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बताइए जरा। आप कहेंगे सर 7 होगी। अरे नहीं भाई, 7 कैसे होगी, 7 बराबर उधर है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा जैसे हमने यहां पे किया है। तो c2 का मान -7 होगा, c2 का मान -7 हो गया। इसके बाद अच्छा सर हमको संगत असंगत बताना है, तो जब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं तब हम निकालते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। बिल्कुल निकालो आगे, देखिए कैसे निकलेगा। यहां से देखिए, आप निकालिए पहले a1/a2, a1/a2। तो a1 की वैल्यू ढूंढिए जरा, 3 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब आप निकालिए b1/b2 निकालिए। तो ध्यान से देखो बच्चा, b2 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -3 है, और b1 की वैल्यू 2 है। b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। फिर आप c1/c2 निकाल लीजिए, c1/c2। तो c1 की वैल्यू -7 नहीं -5 है, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -7 है बच्चा। यहां माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या ये आपस में इक्वल है, कोई किसी की इक्वल नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर यहां 3/2 है, यहां भी 3/2 है, ठीक है भाई 3/2 है, बट यहां तो निगेटिव है ना। बोलो जैसे 3 और -3 क्या ये आपस में इक्वल होते हैं। आप कहेंगे नहीं इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा अगर तीनों आपस में इक्वल नहीं है तब आप क्या बताएंगे सर, हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां कहां, मतलब समीकरण में a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। बिल्कुल a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, मतलब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर नहीं होता तो अभी मैंने बताया है, जब तीनों आपस में बराबर नहीं होता तो वो प्रतिच्छेदी होता है। अगर वो प्रतिच्छेदी है तो उसका एक हल होगा, और अगर हल होता है तो वो संगत होता है। बस इसी चीज को लिख दीजिए। यह a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 है तो दिए गए समीकरण
प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करेंगे। दिए गए समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करेंगे। अतः समीकरण के युग्म क्या होंगे भाई? संगत होंगे। समीकरण के युग्म संगत होंगे। रुको, एक चीज समझते हुए जाओ। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग यहां तक सॉल्व कर रहे हैं, दिए गए समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करते हैं, यहीं तक किया था। अब इसके पास यही लाइन, बस इतनी लाइन से जोड़नी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में पूरी सिमिलरिटी है, बस ये वाली लास्ट में लाइन जोड़ देना है। अगर प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा, समांतर होगा तो असंगत होगा, संपाती होगा तो संगत होगा। बस इतना करना है, बाकी सारा क्वेश्चन हूबहू सेम है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलेंगे। और भाई साहब आगे चले। इसका फर्स्ट पार्ट निपटा दिया हम लोगों ने, अब आओ सेकंड पार्ट की बारी है। क्या दिया है? जो भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है। बराबर को उधर 8 है, इधर बुला लो। टू एक्स माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको भी बराबर कर लो भाई। 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां से a1 का मान निकालिए। आप कहेंगे सर a1 का मान 2 हो जाएगा। यहां से b1 का मान निकाल लीजिए, लिख के कर देते हैं, कोई बात नहीं, लिखिए। समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर करेंगे बच्चा। अगर यहां से करेंगे तो a1 का वैल्यू बताइए। हमने बताया है a1 की जो वैल्यू होती है वो x का गुणांक होता है, तो x का वैल्यू कितनी है? 2। x के साथ गुणा में क्या लगा है? 2 लगा है। b1 की वैल्यू आप कहेंगे सर -3, आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा -3। c1 की वैल्यू -8। यहां से देखिए आप लोग a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल लिए, यहां सब निकालिए। इसको जरा सॉल्व करिए। यहां भी वही लिखना है। समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर। ठीक है बच्चा, यहां से बताइए आप a1 का मान a2 का मान निकालिए। a2 क्या होता है? x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? 4 है। b2 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो b2 की वैल्यू कितने है बच्चा? -6 है। और c2 की वैल्यू निकालते हैं, c2 की वैल्यू आप कहेंगे सर यहां से -9 है। संगत असंगत देखना है तो उसके लिए हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकालना है। हमने निकाल लिया है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आगे बच्चा, किसके बारे में बात करेंगे? आप कहेंगे सर a1 अपान a2। चलो a1 अपान a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या ये 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। a1 अपान a2 बराबर 1/2। फिर आप b1 अपान b2 निकालिए, b1 अपान b2। तो b1 की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे -6 और b2 की वैल्यू यहां से निकालिए -3। इससे कैंसिल इसको करिए, 3 से 6 को डिवाइड करिए, कितना आ गया? 1/2। अब क्या निकालेंगे? c1 अपान c2 निकालिए, c1 अपान c2। तो c1 की वैल्यू कितनी है? -8 है। c1 की वैल्यू बच्चा -8 है और c2 की वैल्यू -6 है। इससे इसको काटिए। अब ये किससे डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितनी बार में डिवाइड होगा? 4 बार में। ये कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार में। इसका मतलब सर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 1/2 आए हैं। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं।
ये दोनों आपस में बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अगर तीसरा बराबर नहीं है तब देखो समझो, तो यहां क्या लिखेंगे, पूरा लिखिए यहां पे, यहां लिखिए, यहां A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। बताओ बच्चा, अगर ऐसा केस होता है जहां पर आगे के दोनों तो बराबर होते हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, वो किस रेखा को निरूपित करता है? आप कहेंगे सर समांतर रेखा को। बिल्कुल, हाँ, समांतर रेखा को निरूपित करता है। तो ये है, तो समीकरण समांतर रेखा को निरूपित करेगा। समांतर रेखा को निरूपित करेगा। अतः समीकरणों के युग्म, बताओ भैया, अगर समांतर है तो उसके हल नहीं होंगे, और अगर हल नहीं होगा तो संगत होगा कि असंगत होगा? आप कहेंगे असंगत होगा, के युग्म असंगत होंगे। क्या होगा? असंगत। देखो याद रखना, प्रतिच्छेदी होगा तो उसका हल होगा, संगत होगा। समांतर होगा, हल नहीं होगा, असंगत होगा। संपाती होगा, हल होगा, संगत होगा। हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चे, इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, अरेंजमेंट इसका सही करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, और 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो -7 बराबर 0। ठीक है, इसको भी कर लीजिए। सीधा साधा सा लग रहा है ये थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा आपको। ये सीधा साधा सा 9x - 10y - 14 इक्वल 0। बराबर को उधर 14 है, इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बराबर की इधर 7 है, इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब घबराओ नहीं भाई, इसको अपान में देखकर काहे इतना तुम लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाती है भाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तसला है। वेरी गुड। आओ तुलना करिए। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। हर क्वेश्चन में समीकरण 1 और 2 मानना ही पड़ेगा आपको। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर, यहां से देखिए a1 की वैल्यू, यहां से देखिए a1 का मतलब होता है x के साथ क्या लगा है। तो देखो x के साथ यहां क्या लगा बच्चा, 3/2, तो a1 का मान हो जाएगा 3/2। b1 के मान के लिए आपको y वाला देखना है, तो y का गुणांक कितना है, 5/3। c के लिए बच्चा आपको अचर पद देखना है, तो यहां c1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू -7 हो जाएगी, -7। तो इस तरीके से आपको a1 b1 c1 निकल गया। ठीक, आगे करिए, यहां से निकालिए, इसमें भी करिए। लिखिए समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर। जब यहां से बच्चा करेंगे तो आप यहां से a2 की वैल्यू निकालिए। a2 को मतलब x के साथ क्या गुणा में लगा, x का साथ गुणा में 9 लगा है। b2 की वैल्यू, b2 के साथ मतलब b2 की वैल्यू के लिए y के गुणांक देखते हैं, और यहां y का गुणांक कितना दिया है, -10 दिया है। c2 की वैल्यू के लिए बच्चा आपको अचर पद देखना होता है, और यहां अचर पद कितना दिया है, -14 दिया है।
तो आपको यहां से a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान मिल गया है। अब a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालते हैं। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। a1 अपान a2, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। a1 की वैल्यू कितना दिया है, 3/2। a1 की वैल्यू बच्चा दिया है 3/2 और a2 की वैल्यू कितना दिया है, a2 की वैल्यू 9 दिया है। आओ थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं कुछ नई चीजें, आओ थोड़ा सीखते हैं। देखो बच्चा, अब आपको डर लग रहा होगा सर अभी तक तो हम 3/2 ही देख के घबरा गए थे यहां पे, अब सर ये 3/2 के बटे में 9 आ गया है, इसका अब क्या करेंगे? घबराओ नहीं यार, देखो इधर देखो, कभी ऐसा केस होता है ए बी सी डी ये सब अपॉन में है, ए बटे बी बटे सी बटे डी, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा बाहर बाहर का गुणा कर देते हैं और अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं। मतलब क्या है सर, जैसे ऐसे लिखा है 2/3/5/7 ऐसा लिखा है, तो बाहर बाहर का मतलब 7 का गुणा 2 में कर दीजिए 14 हो जाएगा, और अंदर अंदर का 5 का गुणा 3 में कर दीजिए 15 आ जाएगा। वाह सर, अगर ऐसा रहता तो हाँ ऐसा करते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं, लेकिन सर यहां तो 3 है, 4 रहेगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन यहां 3 है, तो ध्यान से सुनो, इसको 3 है तो 4 बनाओ। कैसे होगा सर, 3 है तो 4 कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, देखो। अच्छा ये बताओ, वैल्यू देख के बताओ, यहां पे जो 3/2 है इसका अंश और हर है कि नहीं? आप कहेंगे सर हाँ इसका अंश और हर है। अच्छा इसका बताओ, तो आप कहेंगे सर इसका 9 का सिर्फ अंश है, हर नहीं है। अच्छा मेरी जान ये बताओ, कोई नंबर जैसे ऐसे लिखा है तो इसके नीचे 1 नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो ना? तो बच्चा बस ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, लग गया। अब देखो ये 4 दिख गए, वाह वाह सर दिख गया, 4 दिखा, ए बटे बी बटे सी बटे डी, ऐसी कंडीशन में बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा करिए। 3 को गुणा 1 में कर दीजिए, 2 को गुणा 9 में कर दीजिए, बाकी इनको निपटा दो, हटा दो, इनकी जरूरत अब नहीं है हमको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, देखिए 1 गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक बाहर बाहर का 3 और अंदर अंदर का 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट होगा क्या? हाँ हो जाएगा सर, 3 एकम 3 और 3 6 18, 1/6 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब a1 अपान a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। अब b1 अपान b2 निकाल लो, b1 अपान b2, b1 की वैल्यू 5/3, b2 की वैल्यू -10। घबराना नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, तो 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही होगा, 5 ही होगा, और अगर 10 गुणा 3 में करेंगे तो -30 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो बच्चा, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? देखो 6 बार में कटेगा तो ये 1/-6 आंसर आ जाएगा, 1 कितना आंसर आ जाएगा? -6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप निकालेंगे c1 अपान c2, c1 अपान c2, तो c1 की वैल्यू देखिए यहां से 7 है, -7 है, c1 की वैल्यू -7 है, और c2 की वैल्यू कितनी है? -14 है, -14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से इसको कटेगा कितनी बार में? 1/2 बार में। तो ध्यान से देखिए, यहां पर 1/6 आ रहा है, यहां पे 1/-6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और तीसरा अभी बराबर नहीं है। इसका मतलब बच्चा ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ये जो तीनों लिखे गए हैं ना, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब होगा? यहां पे आप ऐसे लिख लो, यहां पे समझा दे रहा हूं, यहां कहा मतलब इस समीकरण में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है। अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं मेरी जान, तो बताओ वह किस रेखा को निरूपित करते हैं? बताइए जरा, रुका हूं, कमेंट करो। a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 जब आपस में बराबर नहीं होते, वह किस रेखा को निरूपित करते हैं? तो दिए गए समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा को, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करेंगे, अगर प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करेंगे, अतः दिए गए
समीकरण का युग्म प्रतिच्छेदी है तो संगत होगा कि असंगत होगा? बताइए। संगत होगा, संगत होगा। समझ में आया? बोलिए, समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा दिया गया है, 5x माइनस 3y इक्वल 11 है। कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हम बराबर को उधर जो भी नंबर रहेगा इधर खींच लेंगे। लपेट लेना है, लपेटो जरा। इसको लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब सर तुलना करते हैं। तुलना कर दीजिए। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर अगर आप करेंगे तो बच्चा यहां देखो a1 का वैल्यू निकालिए। a1 का मतलब होता है जो x के साथ गुणा में लगा है। तो देखिए x के साथ गुणा में क्या लगा है? 5 लगा। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 5। b1 की वैल्यू निकालेंगे तो b1 के लिए बच्चा y के साथ गुणा में क्या लगा है? y के साथ गुणा में लगा है -3। और जब यहां पर आप c1 की वैल्यू निकालेंगे तो c1 का मतलब होता है अचर वाला पद, जिसमें ना तो x लगा हो ना तो y लगा हो, तो ये हो जाएगा -11। हो गया। इसको भी ऐसे निपटाओ। -22 इधर बुलाएंगे, +22 हो जाएगा। कर लीजिए भाई। 10x प्लस 6y -22 इधर आकर +22 उधर हो जाएगा 0। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। करो। समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे तुलना बच्चा। तो यहां से बताइए a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर a2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है भाई, a2 की वैल्यू 10 आ गई। अब आप यहां से बताइए b2 की वैल्यू कितनी आएगी? b2 का मतलब होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक यहां पे 6 है। फिर बच्चा ध्यान से देखिए यहां पे c2 का गुणांक, c2 मतलब होता है ना तो उसके साथ x रहेगा ना तो उसके साथ y रहेगा। तो c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। तो यहां से a2 b2 c2 की वैल्यू निकल गई। a2 b2 c2 की वैल्यू निकल गई है। अगर यहां से वैल्यू निकल गई है, अब क्या करेंगे? अब वही करेंगे जो मंजूर है। समझ में आ गया? अब देखो कैसे करेंगे। a1 अपान a2 निकालिए बच्चा। a1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। a2 की वैल्यू कितनी है? 10 है। निकल गया। अरे अभी और बाकी है, सॉल्व करो ना इसको। अगर ये कैंसिल आउट होगा बच्चा तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा एक बार में, 5 से 10 भी कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2। फिर यहां से क्या निकालेंगे बच्चा? b1 अपान b2, b1 अपान b2। तो b1 की वैल्यू यहां से ध्यान से देखिए -3, b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू है 6, b2 की वैल्यू है 6। इसको भी सॉल्व करिए। ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। फिर आप निकालेंगे c1 अपान c2। तो c1 की वैल्यू कितनी है बच्चा? c1 की वैल्यू -11 है, c1 की वैल्यू -11 है और c2 की वैल्यू -22 है। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये सब वैल्यू बराबर आएंगी। कुछ मिस है यहां पे -3। इसको आप ऐसा करिए, इसको भी प्लस बनाइए। मुझे ऐसा लगता है ये प्लस में होगा। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा तो ये वैल्यू भी प्लस में हो जाएगी। अगर ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी तब हम इसको हटा सकते हैं, ये माइनस वाले को। यहां से माइनस हटाइए, यहां से माइनस हटाइए। ऐसा मुझे लगता है कि यहां भी प्लस में होगा, तभी देखो ये बराबर आ रही हैं, अदरवाइज बराबर ना आती तो मिस जज होगा कुछ। तो यहां से ध्यान से देखिए आप, ये a1 अपान a2 का मान 1/2, b1 अपान b2 का मान 1/2, c1 अपान c2 का मान 1/2 हो गया। तो क्या लिखेंगे? जो लिखते हैं आपको याद हो गया होगा। अब कैसे लिखते हैं? कैसे बच्चा?
यहां a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है। अतः दिए गए समीकरण युग्म, बताओ भाई, जब तीनों बराबर होते हैं तो किस रेखा को निरूपित करते हैं? जब तीनों बराबर हैं तो संपाती ना। हाँ, अतः दिए गए समीकरण युग्म संपाती रेखा को निरूपित करेंगे। अगर संपाती रेखा को निरूपित करते हैं इसका मतलब उसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं? संपाती का मतलब ऐसे, और उसका सॉल्यूशन हल होता है, और जिसका हल होता है वह संगत होते हैं। अतः फिर लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे। अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं बच्चा? आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आपके सामने है। 4x, इसको ऐसे करो, रुको, ठीक है, ये दिया गया है बराबर 8। क्या करेंगे बच्चों? पक्षांतर कर लेंगे, इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 4/3x + 2y और प्लस इधर, ये इधर आकर -8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, आप यहां से बच्चा a1 का मान निकालिए। a1 का मान क्या होता है? x का गुणांक। तो a1 में देखिए x के साथ क्या लगा है? आप कहेंगे सर 4/3, तो a1 का मान हो जाएगा 4/3। b1 की वैल्यू निकालिए। b1 की जो वैल्यू होगी वो होगा y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट, y का गुणांक यहाँ कितना है बच्चा? 2 है। फिर यहाँ जो निकालेंगे c1 निकालेंगे। तो c1 का मतलब ना तो x हो ना तो y हो, तो ऐसा कौन सा है जिसमें ना तो x है ना y है? -8। तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। ओके, इसमें देखिए ध्यान से आप लोग, बराबर उधर 12 है बच्चा, इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 12 = 0। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। इसकी भी बच्चा तुलना कर दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। जब यहां से करेंगे बच्चा तो a2 की वैल्यू कितनी है बताइए? a2 की वैल्यू, a का मतलब होता है x का गुणांक, तो यहां बताइए x के साथ क्या लगा है? आप कहेंगे सर 2 लगा है, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 2। b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b2 मतलब y का गुणांक, तो y के साथ क्या लगा है? 3 लगा है, तो b2 की वैल्यू हो जाएगी 2। c2 की वैल्यू बच्चा ना तो x हो ना तो y हो, ऐसा कौन सा नंबर है? वो नंबर है -12। इतना सबको समझ में आ गया? अब बताइए इसके बाद हम लोग क्या किया जाए? आप लोग अपने से बताइए जरा, इसके बाद हम क्या करें? अब आप कहेंगे सर इसके बाद आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लीजिए। चलिए जो आपने कहा वही कर देते हैं। यहां पे देखो बच्चा, a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखिए, a1 की वैल्यू यहां पर देखिए 4/3, a1 की वैल्यू है 4/3 और a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 2। अब आप घबरा गए होंगे सर ऐसे कैसे सॉल्व करें? अरे बच्चा अभी जस्ट बताया हूं कि जब ऐसा केस आता है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लो, इसके हर में 1 मान लो और बाहर में गुणा कर दो अंदर का। तो बाहर का जब करेंगे तो 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 4, अब 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये कुछ कैंसिल आउट होगा, 4/6 किससे कैंसिल होता है? हाँ होता है। किससे होता है? 2 से, काट दीजिए, 2/3 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे? अब a1/a2 हो गया, तो अब निकालेंगे b1/b2। चलिए सही है भाई, निकालते हैं। तो यहां से देखिए b1 की वैल्यू 2 है, अच्छा b2 की वैल्यू 3 है, हो गया 2/3, ये भी आ गया। अब निकालेंगे c1/c2। तो c1 की वैल्यू ध्यान से देखिए -8 है, c1 की वैल्यू आपको यहां से -8 मिल रहा है, और यहां से c2 की वैल्यू कितना मिल रहा है? -12 मिल रहा है, -12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको और आगे काटिए आप, इसको जब काटेंगे 4 से कटेगा 2 बार में, और 4 से कटेगा 3 बार। तो ये देखिए ध्यान से, यहां पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल है कि नहीं? अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर है। अगर बराबर, तीनों बराबर होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? संपाती को। अगर तीनों बराबर संपाती को, और संपाती का मतलब होता है संगत। क्यों संगत होगा? क्योंकि संपाती में अनेक हल होते हैं, और जहां हल है वो संगत होता है। बस इसी चीज को आपको लिखना है। चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे यहां a1/a2 यहां a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है। अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 अगर c1/c2 होता है तो अतः दिए गए समीकरण युग्म संपाती रेखा को निरूपित करेंगे। संपाती रेखा को निरूपित करेंगे। इसलिए समीकरण का युग्म संगत होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, क्योंकि जब पीडीएफ होता है कभी कभी ये, जैसे आपका मोबाइल हैंग होता है ना, कभी कभी ये भी हैंग हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये पीडीएफ जा नहीं पाएगी, क्योंकि फिर हैंग मतलब अगर मोबाइल आप चला रहे हैं, हैंग कर दिया, जितने पर रहता है सब गायब हो जाता है। सेम वैसे इसका भी प्रोसेस होता है, अगर हैंग कर दिया तो जितनी चीज़ें मैंने लिखा है ये गायब हो जाएगा, फिर ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर किसी का नहीं गया है इसका मतलब ये हैंग कर चुका है। बात समझ में आ रहा है? अब यहां एक चीज और आप लगे हाथ समझ लो। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि यह समीकरण संगत है क्यों, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे समीकरण दे देगा जैसे ये संगत है ना, ये संगत है, तो यही समीकरण देकर आपसे बोलेगा दिए गए समीकरण संगत हैं, एक्सप्लेन करो, रीजन बताओ कि यह संगत क्यों है। तो भाई इसके संगत होने के पीछे रीजन जो है, यह संगत इसलिए है क्योंकि यह संपाती रेखा को निरूपित करता है। यह संगत इसलिए है कि यह संपाती रेखा को निरूपित करता है। देखो संगत की दो कंडीशन है, या तो संपाती या तो प्रतिच्छेदी। तो अगर संपाती होगा तो भी संगत, प्रतिच्छेदी होगा तो भी संगत। तो अगर रीजन पूछा जाए तो उसको निकाल के सिद्ध करना, या तो वह संपाती रेखा का होगा या तो वह प्रतिच्छेदी रेखा का होगा। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आपको आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें मिलेंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक तो आप लोग करते ही हो, उसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फ्रेंड सर्किल तक भी इसको भेजिए, जिससे उनका भी थोड़ा सा भला हो सके। ठीक है, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, PRSALD
ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो आपको PRS द फ्यूचर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो जो PDF वगैरह होते हैं उस पर इस पर मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, या कोई ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ हमको पढ़ा दीजिए या इसमें डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, क्योंकि और हमारे पास आपसे बात करने का कोई जरिया तो है नहीं, यही डिजिटल ही माध्यम है। तो इस पर आप अपनी बात को कैसे पहुंचा सकते हैं, कमेंट करके, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, आज की क्लास बच्चा यहीं रखते हैं। ठीक है, जय हिंद।